Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. सर वो हाइपर कॉन्जुगेशन पाई स्टार वाला आप एक बार बता सकते वापस? हाइपर कौन, लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक पहुंचे थे बेटा? कोई बताएगा व्हाट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट लेक्चर? यस सर, अ मिनट। सर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड अल्काइल फ्री रेडिकल वो वाला। हाइपर कॉन्जुगेशन एल्काइल फ्री रेडिकल। अब लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन किया है? नहीं सर, वो स्टार्ट सर टाइम खत्म हो गया। अच्छा कोई, तो पहले उसको हम फिनिश कर लेते हैं पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन फिर क्या है बीच में सब आधा अधूरा रह जाएगा। एक नोट लिखिएगा कंटिन्यूएशन में। सबने एक्सरसाइज 5 फिनिश कर लिए हाँ सर, उसमें या अभी डाउट बाकी रह गया है? डाउट्स उसमें सर डाउट बाकी है। नहीं डाउट्स तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ हैव यू कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5? नॉट कंप्लीटेड। चलिए तो देखते हैं, आज हम पहले थियरी करते हैं फिर देखते हैं कैसा कितना रहता है। लिखिएगा, एक नोट है इसमें, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सर ये किसका नोट बता रहे हैं आप? वो कंटिन्यूएशन में टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन अपने आप समझ जाओगे, पहले नोट लिख लो केवल। फ्री रेडिकल का है ना? वो लास्ट लेक्चर का जो भी चल रहा था डिस्कशन उसके कंटिन्यूएशन में है। आफ्टर राइटिंग द नोट यू विल गेट टू नो कि ये नोट किससे रिलेटेड है। हेलो सर। यस बेटा। सर डाउट्स नहीं लोगे आप एक्सरसाइज? ले सकते हैं, लेकिन अभी किसी ने बोला कि पार्टली अटेम्प्ट किया हुआ है, ऐसा है। लिखिएगा, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन विच, रिपीट फ्रॉम स्टार्ट। वो मैं एंड में ले लूंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 6:15 तक, सॉरी 6:15 बोलता हूँ मैं इसको, कितना भी है ये 8:15 तक मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, फिर डाउट्स लूंगा एक्सरसाइज 5 के, ठीक है। सर अभी तक आपने क्या करा? लाउडर बोलिए। सर अभी आप नोट दोगे ना? आई एम गिविंग नोट, बट बीच में किसी ने बोला डाउट्स के लिए, तो आई एम सेइंग 8:15 तक आई विल कंटिन्यू द लेक्चर एंड देन आई विल टेक द डाउट्स, ओके। ओके सर, ओके सर। ये अल्काइल फ्री रेडिकल के बाद है ना? अरे यार पहले नोट लिखो, बार बार पूछते हो। लिखिएगा, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन विच हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, type of hyperconjugation in which hyperconjugative structures have the same number of covalent bonds, have the same number of covalent bonds as that in the principal structure, as that in the principal structure is known as isovalent hyperconjugation. ISOVALENT, isovalent hyperconjugation. Example, alkyl carbocation and alkyl free radical. I repeat the note. Type of hyperconjugation in which hyperconjugated structures, type of hyperconjugation in which hyperconjugated structures have the same number of covalent bonds as that in the principal structure is known as isovalent hyperconjugation.
एग्जाम्पल एल्काइल कार्बोकेटायन एंड एल्काइल फ्री रेडिकल। गाइस, अब आप इस नोट का मीनिंग समझ गए होंगे। ये अब तक जो दो आपने हाइपर कॉन्जुगेशंस पढ़े दोनों के लिए वैलिड है। क्रॉस चेक कर सकते हो आप, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर देखो, उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट कर लो, एंड चेक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट कर लो। इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स सेम, देन यू से आइसोवेलेंट, नाम से ही पता चलता, आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। इज दिस नोट क्लियर टू एवरीबॉडी? एग्जाम्पल तुम्हारे पास है, लास्ट लेक्चर में देखो ना, जो भी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जो भी कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, जस्ट काउंट द कोवेलेंट बॉन्ड्स, यू विल रियलाइज कि दोनों में सेम कोवेलेंट बॉन्ड्स है। सबको मिल गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसमें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट है बेटा, ऑलरेडी तुमने सब कुछ किया हुआ है, केवल उसका नाम देना था। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट पे जाएं। Yes, sir. चलिए, नाउ यू राइट हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। So what? Sir, third hyperconjugation है। हाँ, हम लोग एल्कीन्स कर रहे हैं, बट इन द सेम मैनर यू कैन डू एल्काइंस, बेंजीन, सबके साथ कर सकते हो। हम केवल एल्कीन्स कंसीडर कर रहे हैं। लेट मी राइट द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर, वन एग्जांपल। Can you guess number of alpha hydrogen atoms? 2, 1 or 3? 3। याद रखना, जब भी तुम्हें एल्कीन या एल्काइन में हाइपर कॉन्जुगेशन जज करना हो, तो इस पूरे को बॉक्स में बंद करेंगे, फिर आप नेबर कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे और उसके हाइड्रोजन एटम्स को आप अल्फा हाइड्रोजन एटम्स बोलोगे। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सेम मैनर जैसे पहले करते थे, अल्फा CH जो है वो पार्ट लेता है। अब इसमें क्या, जैसे ही तुमने ये इलेक्ट्रॉन्स आगे भेजे, तो ये बीच वाला कार्बन ये बन जाएगा पेंटावैलेंट, जो पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें फिर ये आगे बॉन्ड तोड़कर भेजना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जब हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर लिखोगे तो इट विल बी लाइक दिस, अनटच्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या समझ में आया? एकदम सिंपल सा तरीका है। इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ाते चले जाओ, जहां से निकला वहां प्लस, जहां गया एंड में वहां माइनस। सेम मैनर में अदर H atoms कैन टेक पार्ट इन दिस हाइपर कॉन्जुगेशन। ये अनटच्ड है, ये अनटच्ड है, यहाँ फिर से वो डबल बॉन्ड आएगा और माइनस आगे बढ़ जाएगा। थर्ड वाला इसी तरह पार्ट ले सकता है, कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इज इट क्लियर? सर ये सब आइसोवैलेंट है ना? Yes, sir. क्या बेटा? सर ये ये सब- रेजोनेंस में थोड़ा सा लाउडर बोलो, समझ में नहीं आया मुझे। So I was saying that ये सब आइसोवैलेंट है ना? नहीं, आइसोवेलेंट वाला तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल है, और अगर तुमको लगता है कि आइसोवेलेंट है कि नहीं है तो चेक करो। चेक करने का तो डेफिनेशन लिखा है नोट। सर ये आइसोवैलेंट नहीं है। तो बस एक खत्म बार- कहानी। तुम्हारे पास तो वो पूरी साइंस अवेलेबल है जी पता करने की, तो तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद जज करना है। चलिए, अब इसके लिए एक नोट लिखिएगा। सर सर जो रेजोनेंस में लोन पेयर सिंगल डबल ये सब सेम ही पैटर्न लग रहा है। हाँ, लेकिन ये लोन पेयर नहीं है ना, ये सिग्मा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिग्मा। इसीलिए तो इसको सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन बोला गया है। ये कोई लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन थोड़ी ना, लेकिन करने का स्टाइल वही है। इसीलिए तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि स्टाइल तो रेजोनेंस वाली है ना, डीलोकलाइजेशन। यहाँ भी डीलोकलाइजेशन है,
बट यहाँ डिलोकलाइजेशन किसका हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन वर्ड बोला आपने। क्लियर? Yes, sir. चलिए यहाँ पर लिखिएगा, हैव यू कॉपीड दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट लिखिएगा। since the ionic forms can only be written by sacrificing रिटर्न की बात क्या? since the ionic forms can only be written by sacrificing a covalent bond alpha CH, a covalent bond alpha CH. This type of hyperconjugation is known as sacrificial hyperconjugation. Look at the screen. सर अल्फा CH के बाद क्या था? This type of hyperconjugation is known as sacrificial hyperconjugation. Look at the screen. सर ये नोट था ना? Yes. Done? Should I remove this? Yes. Yes, sir. सर एक मिनट। Guys, बेंजीन वाला भी डील कर लेते हैं। Consider a case this where you have connected a methyl group with benzene. Now, can you see this? Very similar to alkene case. क्या दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल वही है जो एल्कीन में था। Yes, sir. डबल बॉन्ड फिर उसके साथ CH। दैट मीन्स यहाँ पर अगर तुमने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिखा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अनटच्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा लोन पेयर के साथ, और ये अनटच्ड, नो बॉन्ड, H+। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये तो same ही हो गया. sir. इसी तरह से तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो। ये बिल्कुल एल्कीन जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मान लीजिए ये अनटच्ड है, और तुमने इसको पार्ट करा दिया। इसी तरह से आप एक और लिख सकते हो इसमें, अनटच्ड, यहाँ पर माइनस आएगा, ये तुमने लेटर से यहाँ वाला पार्ट करा दिया, इसको ऐसा लिखा। बट इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पार्ट को अब देखो। कैन यू सी लोड पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ये एल्कीन वाले से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है बेंजीन वाला केस। इसमें एक हाइपर कॉन्जुगेशन होने के बाद तुम्हें उसमें 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। फर्दर आप देखो तो फिर रेजोनेंस दिखा तुम्हें। ये ऐसे ही रख देंगे H+, फिर आप इसको फाइनली ऐसा दिखा सकते हैं नॉर्मल। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको कहां कहां पर ये माइनस चार्ज मूव करता हुआ दिखा? तो उसका आंसर है ऑर्थो पे एंड पैरा पे आपका नेगेटिव चार्ज मूव किया। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है या कोई एल्काइल ग्रुप है, व्हेन यू कनेक्ट विद बेंजीन, तो ये
कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे रिंग के अंदर? Ortho and para. Ortho and para Yes. position. एंड मेटा नो चेंज। इंडक्टिव से करेंगे, बट जो उसका रेजोनेंस इफेक्ट है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद आता है, तो वो आपको केवल ऑर्थो पैरा पे मिलेगा। इसीलिए आप पहले से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कि वाई CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। नाउ यू कैन एक्सप्लेन वाई CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले तो हम केवल लोन पेयर के बेसिस पे रेजोनेंस दिखाते थे, तभी पता चलता था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। बट आपको अब इसकी जरूरत नहीं, आप हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू मिथाइल को प्रूव कर सकते हो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसके लिए भी इसी तरह से आप लिख सकते हो, इसके लिए भी आप इसी तरह से लिख सकते हो। आप लिख कर चेक कर लेना, कॉपी कर लो। सर ये भी Sir. सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन है ना? क्या बेटा? सर ये भी सैक्रिफिशियल हाइपर हाँ, कॉन्जुगेशन है ना? जिसमें भी तुम्हारे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कम हो जाएंगे, वो सैक्रिफिशियल ही होगा। सर हम कोवेलेंट बॉन्ड किसका चेक करते हैं? क्या बेटा? सर हम कोवेलेंट बॉन्ड किसका चेक करते हैं? कार्बन का। मेरे तक तुम्हारी आवाज पहुंची नहीं, कोई बता सकता है ये क्या पूछ रहा है? Sir, number of covalent bonds किसके काउंट करना है वो पूछ रहा है। प्रिंसिपल स्ट्रक्चर वर्सेस जो कॉन्जुगेटिव हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर है। सर वो पूछ रहे हैं जीन में या फिर कार्बन वाले में। कोई इसकी हेल्प कर सकता है आंसर बताने में? सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर यस, सर जो इधर H+ फॉर्म हो रहा है सर, वो रिंग का जो मतलब पाई बॉन्ड का जो वो इसमें अटैक कर देगा ना इमीडिएटली? नहीं रे, ये इसी के साथ ही रहेगा, केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है ये इसको गायब थोड़ी ना कर दोगे। ये कोई टूट करके तुमने एसिड थोड़ी ना इसको बना दिया। ये केवल एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है जिसमें इस C और इस H+ के बीच की स्टेबिलिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसीलिए ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर बोला जाता है। सर बट मतलब फ्री तो हो गया ना वो, तो उसमें तुम समझे नहीं, फ्री का मतलब क्या है? ये स्ट्रक्चर, जी। अरे भाई एक बात बताओ, मान लो कि तुम जो है अपने लाइफ टाइम में तुमने केवल एक बार चोरी की है, क्या तुम्हें चोर बुलाया जाएगा? बोलो। डिपेंड कर डिपेंड क्या करता है रे? तुम्हारा वो नेग्लिजिबल सर वाला चोरी तो पार्ट किया है। है। क्या चीज? सर चोरी बोलेंगे ना उसको, चोरी तो किया है। चोर थोड़ी ना बोल देंगे, पर उसका कैरेक्टर, बाकी सारा कैरेक्टर भूल जाओगे क्या? एक बात बताओ, मैं बताता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लो। मान लो कि तुम्हारे 99% मार्क्स आए, 1% क्वेश्चंस तुम नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो बताओ तुम्हें पास बोला जाएगा कि फेल्ड बोला जाएगा? पास। क्यों? पास। अभी तो बोलो फेल बोलो ना, बिकॉज ये वाला पार्ट नेग्लिजिबल है इसके रिस्पेक्ट में, कैरेक्टर थोड़ी ना बदल जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप लिख रहे हो, ये सारे के सारे हाईली अनस्टेबल, इसीलिए तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है वो रेजोनेंस के कंपैरिजन में बहुत वीक है। दोनों का कोई आपस में कंपटीशन ही नहीं है, रेजोनेंस विनर है, क्योंकि उसमें कोई बॉन्ड जो है वो टूटता नहीं है। मतलब उसमें ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर नो बॉन्ड हो। ये H+ कहीं माइग्रेट करके नहीं जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो या हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर हो, न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं होती, उसका रूल है। न्यूक्लियस की पोजीशन, मैं यहाँ पर इसको पार्शियल दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर इसको हटा नहीं सकते। केवल इतना बोला जाता है कि दिस स्ट्रक्चर इज हाईली अनस्टेबल। सर तो जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो सब इमेजिनरी है ना, असली में नहीं होते ना? रेजोनेंस हो या हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों में जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ऐसा है। ओके तो अपने कॉपी के लिए रिमूव कर दें ये सब। सर, एक मिनट।
सर वो लास्ट में आपने क्या लिखा है CH3 और R के साथ? लास्ट वाला ये सब तो ऐसे ही है बेटा। नहीं सर, लास्ट पर CH3R। ये केवल ये बताने के लिए कि CH3 या एग्जाम्पल जनरल मैंने R, ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं व्हेन यू कनेक्ट विद बेंजीन रिंग। डन। सिर्फ 2 मिनट है। यस। कंप्लीट होता है तो मुझे बताइए। सर डन। ओके, तो बस यहाँ पर एक नोट फाइनली लिख लो कि whenever alkyl group is connected to benzene ring, its electron releasing power will be decided by hyperconjugation. Whenever alkyl group is connected to benzene ring, its electron releasing power will be decided by hyperconjugation. सर बेंजीन रिंग के बाद क्या बोला? Whenever alkyl group is connected to benzene ring, its electron releasing power will be decided by hyperconjugation. Done? Yes, sir. तो हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होंगे। फिनॉल तो रेजोनेंस शो करता है OH वाला। हाँ सर। हाँ बिल्कुल, तो अभी तो वहां उसका इफेक्ट ज्यादा है। हाँ सर। Can you write the electron density order benzene ring का? Yes. Electron density on benzene ring. Quick. सर वो पिछले वाले पेज पे सर हमने CHT का सर वो क्या कंक्लूजन निकाला था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। हाँ, क्योंकि जो माइनस चार्ज है वो केवल ऑर्थो और पैरा पे जा रहा था ना, तो जब ऑर्थो और पैरा पे जाएगा तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर बोला जाएगा। ओके सर।
डन। यस सर एक मिनट। यस सर। गाइस बहुत सिंपल है। इसमें कई बार हम मिस्टेक क्या कर देते हैं, हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना ठीक से नहीं आता। हम लोग गलती से ऐसा समझ बैठते हैं कि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर इसके पास H0 है, तो हम यहाँ लिखते हैं 0 अल्फा H। इसके पास कितना है 1 अल्फा H। मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि आपका अल्फा जो होता है वो इसके सेंस में जाएगा ना, एल्कीन जैसे कैरेक्टर के बेसिस पे आपने हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया। 3 अल्फा H, 2 अल्फा H। तो बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कौन अंदर भेजेगा? फर्स्ट। और अभी अभी आपने लिखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन विल डिसाइड द आंसर व्हेन एल्काइल ग्रुप इज कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग। सो आंसर हियर विल बी 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। सिंपल। कॉपी कर लो इसको। Can you explain again? सर तो मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतना ज्यादा डिस्पर्शन होगा, यही कहना चाहते हैं ना? हम इतना लंबा सोच ही नहीं रहे, हमने तो केवल सिंपल सोचा है किस केस में एल्काइल ग्रुप जो है अंदर की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भेजेगी। अंदर की तरफ जितने बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। हम ज्यादा क्यों सोचे डिस्पर्जन, मगर उसकी जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ तो बड़ा सिंपल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आ रहा है बेंजीन रिंग। बताइए इसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोले हम डिस्पर्जन, ये ऐसे वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ओके सर। आप केवल ये क्वेश्चन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर ज्यादा कैसे जा रही है, तो बोला कि अल्फा H है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ डिस्पर्जन जैसा वर्ड आपको लाना ही नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखे अगर लिखना हो तो? क्या चीज? एक्सप्लेनेशन के लिए क्या लिखे? एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपने नोट लिखा हुआ है ये कि whenever alkyl group is connected to benzene ring, its electron releasing power is decided by hyperconjugation and hyperconjugation will be decided by number of alpha H। हो गया आपका। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीजिंग पावर के बेसिस पे आती है, रिलीजिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा निकली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। यू हैव ऑलरेडी रिटन द एक्सप्लेनेशन। डन, सबने लिख लिया? यस सर। Should I remove this page? Yes. Yes, sir. Oh. चल, ये तो था एक नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन, मोस्टली इसी पर आते हैं क्वेश्चंस। बट एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो सिग्मा बॉन्ड था उससे इलेक्ट्रॉन्स ले रहे थे। अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब होगा? सिग्मा बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा। अब आप मेरे को ये बताओ, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करके बॉन्ड बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो कितने सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? एक। अबे दो। कैसे कितना पढ़ा है तुमने केमिकल बॉन्डिंग? हर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स उतना आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलता है।
कितने मिलेंगे? तो दो मिलेंगे सर। सिग्मा सिग्मा सर नाम क्या होंगे? What will be the names? सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। Sigma and sigma star. Bonding, anti-bonding. ठीक? And whenever a bond is formed, how many electrons are involved? ये आवाज आ नहीं रही आज ठीक से, तुम लोग ठीक से नहीं बोल रहे हो या माइक मेरा गड़बड़ है, इधर स्पीकर वगैरह क्या है? टू इलेक्ट्रॉन। एंड वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आप फिल करते हो? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग Bonding तो में। बताइए एम्प्टी ऑर्बिटल कौन होगा? सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। तो जब तुम ऑपोजिट फ्लो कर बोलोगे तो सिग्मा वाला लेगा इलेक्ट्रॉन्स को या सिग्मा स्टार एक्सेप्ट करेगा? सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार। इसीलिए यहाँ पर आप बोलोगे पाई सिग्मा स्टार कॉन्जुगेशन। क्या ये समझ में आया? से एक और बार वापस कर। यस सर प्लीज रिपीट कर। इससे पहले वाले जितने हमने पढ़े थे उसमें सिग्मा पाई स्टार जैसे समझ लो, सिग्मा पाई स्टार ये सामने वाला ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए था। अब पाई बॉन्ड जब बनता है तो उसमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, पाई एंड पाई स्टार। तो जब पाई बॉन्ड एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो वो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। तो हमने जो नॉर्मल हाइपरकॉन्जुगेशन पढ़ा था उसमें हमने लिखा था सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन। दिस इज ऑपोजिट। ये कौन है बेटा? कोई तो इरिटेट कर रहा है अभी। जी 800 रुपया देगा। कोई BYCH फैन क्लब नाम से है, उसको क्लिक कर दीजिए। अरे उसको तो हटा दिया मैंने, लेकिन वो फिर आएगा बिकॉज मैं आपके उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कुछ। सर आप किसी को को होस्ट बना दीजिए ना। लास्ट टाइम भी तो ट्राई किया था, तो उसमें मेक अ होस्ट ऑप्शन है, अलाउड टू मेक अ होस्ट है। होस्ट बना दूं मैं किसी को? यस यस सर। यस सर। सर होस्ट नहीं को होस्ट। होस्ट को ऑप्शन ही नहीं दिखता है बेटा। लास्ट टाइम भी तुम लोग बोल रहे थे। सर होस्ट के ऊपर होगा नहीं। साहिल आर यू देयर? सर काम करो, आप एक बंदे को होस्ट बना दो, वो किसी को कोई होस्ट बना नाम मेरे देगा। को बोल दे। जस्ट टेल मी योर नेम, जो जिसको बना दूं मैं। आयुष। आयुष। अरे यार किसी ऐसे को मत बनवा देना जो ऑलरेडी उसी कैटेगरी में हो। हाँ नाउ आयुष इज अ होस्ट। ठीक है। सर अगर वो किसी को होस्ट बना दे तो हाँ वो बना सकता है, चलेगा। Guys, should I continue? यस सर। यस सर। ये सर एक बार वापस ला दो ना, डिस्ट्रैक्ट हो गए। मैं भी एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना पहले कॉपी कर लिया आपने, ये डिजाइन वगैरह बना लो। अगर ज्यादा इतना को टेंशन नहीं लेना बेटा। रिवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। अगर इससे पहले वाला सिग्मा पाई स्टार था तो उल्टा का मतलब क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसके पास जाएगा। जिसको लेना है वो एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए। इतनी सिंपल सी चीज है। Should I take the example? सर तो उसका नोट या कुछ क्या लिखेंगे? क्या लेंगे बेटा? अभी मैंने इस टॉपिक केवल का इतना लिख देना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे तो दैट विल बी क्लियर टू यू। इफ यू रिकॉल हम लोगों ने CCl3, वी टुक CCl3 as you know -M effect group, -M effect group, and there is no explanation for why do we say
that CCl3 or CF3 as minus M effect group. माइनस M effect ग्रुप के लिए उनको रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने हैं, बट इसके पास ऐसा कोई डबल बॉन्ड टाइप का तो है ही नहीं जिसको तोड़ के आप बाहर इलेक्ट्रॉन्स खींच लोगे रेजोनेंस के थ्रू। तो लेट मी अटैच CCl3 विद बेंजीन रिंग। ठीक, अब आप देखो इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन पाई टू सिग्मा स्टार। सो ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, इसको आगे की तरफ मूव कराओ लाइक दिस, और ये सिग्मा वाला ऐसे दे दिया। तो अभी भी नो बॉन्ड है, बट अब जो है ऐसा दिखेगा। नाउ यू कैन सी रेजोनेंस दिख रहा है। So now when you further write, you will realize it is plus which is moving. Plus means electron density is decreased or increased? Sir, Decreased. Decreased. And it is decreasing at which position? Ortho and para. Ortho and para. Para. So, Para position. so which position electron density will be more relatively? So meta. Meta. That is why Meta. that is why any electrophile, any reagent which will attack this benzene will attack at meta position. That is why CCl3 and CF3 will be called as meta directing groups. Is it clear? Yes, sir. Yes, और sir. माइनस एम इफेक्ट ग्रुप इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंदर कम हो गए। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। और उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है इसीलिए यहाँ, और इसके लिए लेकिन एक कंडीशन है कि जो तुम्हारा एटम है, जैसे उसमें H था, यहाँ पर एटम जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। F हो गया, Cl हो गया, O कई बार हो जाता है। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जिसमें आपको मिल जाएगा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉपी दिस आल्सो। सर हमने -m वाले ही क्यों चूज किए हैं? हमने -m वाले चूज नहीं किए, हमने दो एग्जाम्पल्स लिखे जिनका कोई प्रूफ अभी तक हमने नहीं पढ़ा था कि उनको -m इफेक्ट ग्रुप क्यों बोलते हैं। बाकी सारे ग्रुप्स को आप रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो कि उनको -m क्यों बोला जाता है, बट ये जो दो एग्जाम्पल है इनके लिए कोई प्रूफ नहीं था अपने पास -m इफेक्ट ग्रुप क्यों बोलते हैं। जैसे मिथाइल ग्रुप के लिए कोई प्रूफ नहीं था अभी तक, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा तब पता चला कि वो +m इफेक्ट ग्रुप क्यों उसको बोलते हैं। ओके सर। तो इधर फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और बाकी में रेजोनेंस हो रहा है ना। नहीं बोले सबको हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर से जाएंगे, बट आप देख रहे हो कि एक हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद हमको रेजोनेंस विजिबल है। इसीलिए ये जब भी कोई ये ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगता है और उसके बाद जब आप उसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखते हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू नॉर्मल एल्कीन के साथ अगर कनेक्ट कर दो या किसी और के साथ। यहाँ पर क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट भी आ जाता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो सर हर एक स्ट्रक्चर को हम लोग रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। सबको हम हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। डन? Sir, please wait. सर एक Please wait for 5. ओके। केवल इतना लिख देना, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन is formed when carbon is connected to strong electronegative elements like Cl, F, O, etc. सर आप ये रिपीट कर सकते हो जो आपने बोला। I said reverse hyperconjugation is when carbon is connected to strong electronegative element like Cl, F, O, इस तरह से। ओके सर। इधर वो भी लिखना है ना कि ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है। हाँ वो तो आप ऐसे लिखिएगा
कि from this discussion we can easily say that electron density in the ring decreases, that is why CCl3 is a minus MFA group, ऐसे करके लिख सकते हो। सर इसमें भी 3 अल्फा बॉन्ड है क्या? क्या बड़ा इसमें? 3 अल्फा बॉन्ड है। अल्फा सीएल CCl वाले ना? अल्फा सीसीएल। सर हाँ 3 है, वो तो विजिबल है। आंसर इधर मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है बट पैरा और ऑर्थो में कम हो रहा है, इसलिए मेटा में ज्यादा बोलते हैं। इसलिए मेटा पे ज्यादा होगा और मेटा पे ही कोई रिएजेंट अटैक करेगा। ओके सर। तो नाइट्रोजन भी इस कैटेगरी में आएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसीडर करते हैं, नाइट्रोजन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। एक तो उसके पास खुद का लोन पेयर रहता है और वो रेजोनेंस में चला जाता है अगर जरूरत पड़ती है वैसी तो। लिमिटेड एग्जांपल्स हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे आप याद करो, मैंने बोला था कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, लेकिन विजुलाइज करो सिचुएशन, अगर ये कार्बन आयन है और इसको तुम ऐसे किसी इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दो तो यहाँ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू हो जाएगा। इसको P बोलेंगे और इसको सिग्मा स्टार बोल देंगे। ये सब आप अपने आप भी कर सकते हो, इसमें कुछ अलग सा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन सेंस पे इस तरह से निकल आएगा। Done? Should I remove this? Yes, sir. Yes, सर sir. एक Yes, मिनट। sir. Yes, Please sir. wait, sir. सर ये जो हेटेरोलिटिक लीवेज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना कि रिवर्स है या नॉर्मल है हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर CH बॉन्ड्स होते तो नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन होता, बिकॉज ये CL से या F से कनेक्टेड है, इसकी वजह से यहाँ पर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। सर तो कोई भी एटम जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो कर सकता है इतना हाइपर। आसान नहीं है, ऐसे तो फिर दूसरे केसेस में नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसी तरह से बोल सकते थे। इतना आसान नहीं है, बिकॉज H क्या होता है, एक टाइप का आप ऐसे विजुलाइज करो कि उसके अंदर तो मेटालिक कैरेक्टर है ना, उसको आप इस ब्लॉक में रखते हो, उसके अंदर तो वो प्लस होल्ड करने की उसके अंदर एबिलिटी है, इसीलिए वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर पाता है। उसी तरह से यहाँ पर दोज एटम्स व्हिच हैव कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग नेगेटिव चार्ज, कौन नेगेटिव होल्ड कर सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कार्बन से थोड़ा ज्यादा हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, और इतना सोचना नहीं है, 2-4 तो एग्जाम्पल है, क्या टेंशन लेना उसका। Should I remove this? सर एक डाउट है। बोलो ना। सर आपने जो ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में लिखा है ना सर, कार्बन आयन का एग्जांपल, हाँ सर उसमें सर Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो कार्बन आयन और C में एक डबल बॉन्ड लग जाएगा ना? हाँ बिल्कुल सही, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। ओके। डन। यस सर। अब सारा हाइपर कॉन्जुगेशन हमने फिनिश कर दिया है, इंक्लूडिंग रिवर्स वाला।
एक बार आप गो थ्रू कर लो. आई एम गिविंग यू 2-3 minutes. If you have any confusion, any doubts, please ask. सर हमने इनिशियली क्वेश्चन किया था सर, उसके बाद हमने ये चालू किया था सर इस हाइपर हाँ, तो अब हम कॉन्जुगेशन. लोग उस क्वेश्चन पे जंप करेंगे. अच्छा ओके. सर क्या लिखना है अभी? मैंने कहा आई एम गिविंग यू 1 minute. जस्ट गो थ्रू ऑल द concepts of hyperconjugation, all the points. If you have any doubts, you ask. Otherwise, I will start applications of hyperconjugation. जो वो क्वेश्चन से हमने शुरू किया था. Any doubts? No, sir. नो सर. No. चलो, लिखिएगा हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन. तो फर्स्ट वही लिखेंगे जहां से हमने शुरू किया था इसको. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. गाइस, हमने ऑलरेडी जो स्टेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन किया हुआ था, थोड़ी सी उसमें एरर थी. इफ यू रिकॉल, तो हमने उसमें ये ऐसा ऑर्डर बनाया था. And at that time we failed to explain why tertiary carbocation is more stable than benzyl carbocation, even though in benzyl that positive charge is in resonance. ठीक, ये फेल हो गए थे हम. तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, आपको जनरल वे में मैं एक टेबल देता हूँ. इससे कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा. एक फैक्टर हमने पढ़ा है एम इफेक्ट, मतलब रेजोनेंस. एक हमने पढ़ा है आई इफेक्ट, और अब हमने पढ़ लिया हाइपर कॉन्जुगेशन. जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कार्बन आयन आ सकता है. कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज वाला. सो नेगेटिव चार्ज में क्या रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है? यस. जब भी माइनस, सिंगल, डबल ऐसा दिखेगा तो यस, रेजोनेंस इफेक्ट होगा. दैट मींस योर आंसर विल बी डिसाइडेड बाय रेजोनेंस. क्या इंडक्टिव इफेक्ट होता है कार्बन आयन में? यस. याद रखना, जितने भी प्लस या माइनस वाले, उनका प्लस कम हो सकता है, बढ़ सकता है विद द हेल्प ऑफ आई इफेक्ट. यस. हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में हम नो बोलते हैं. वो एक आध एक्सेप्शनल केसेस है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, उसको छोड़ करके हम नो लिखेंगे. फिर हम लिखते हैं फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल में क्या एम इफेक्ट रेजोनेंस होता है? यस. ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल, डबल. यस. क्या इंडक्टिव इफेक्ट होता है? फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है. अगर मान लीजिए कि आपने इंडक्टिव इफेक्ट से कुछ थोड़ा बहुत डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस बढ़ा भी दिया, उससे जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसका डिलोकलाइजेशन नहीं होता है. यानी आई इफेक्ट जो होगा वो नेग्लिजिबल इफेक्ट डालेगा आपके स्टेबिलिटी पे. फ्री रेडिकल्स की न्यूट्रल है वो. सो हम लोग इसको स्किप कर देंगे, इसको चेक ही नहीं करेंगे. ठीक है. और हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा? यस, बिल्कुल लगेगा, हमने पढ़ा हुआ है. डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? हाँ, डबल, सिंगल, डबल जब भी होगा एम इफेक्ट लगता है. यानी एम इफेक्ट सब में लग रहा है. देखो, न्यूट्रल है, इंडक्टिव लगेगा क्या? बोलेंगे नहीं, स्किप कर देंगे. थोड़ा बहुत लगता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते. हाइपर कॉन्जुगेशन, यस, डबल, ट्रिपल, बेंजीन सब में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है. एंड आता है फिर एक कार्बोकैटायन.
कार्बोकेटायन क्या एम इफेक्ट होता है? तो आप बोलेंगे यस, प्लस सिंगल डबल, यस एम इफेक्ट है। Inductive effect, yes, because carbocation is charged species, that is why yes, inductive effect is there. Hyperconjugation, yes, hyperconjugation. Now you see only one case where all three factors work, इसीलिए इसमें आंसर गलत होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो कभी अगर आपका क्वेश्चन कार्बोकेटायन वाला गलत हो जाए तो इट्स ओके बोल देना, बिकॉज वो नेचुरली गलत होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर आपका कोई क्वेश्चन कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी वाला गलत हो तो बैड फील होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान है। हमेशा दो फैक्टर्स वर्क करते हैं, और जब दो फैक्टर्स वर्क करेंगे तो डोमिनेटिंग फैक्टर विल डिसाइड आंसर। Which factor is dominating mostly? Resonance. Resonance, mesomeric effect. That is why कार्बेनाइन में आंसर पहले किसके बेसिस पे निकलता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। फ्री रेडिकल में पहले आंसर किसके बेसिस पे? मेसोमेरिक इफेक्ट। डबल बॉन्ड पे किस पे? खाली कार्बोकेटायन है जहां पर आपके जो एग्जांपल्स हैं वो आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज दो फैक्टर्स एक्स्ट्रा वर्क करता है जो इवन दो वीक है, ये दोनों वीक फैक्टर्स हैं, लेकिन ये दोनों अगर अपने मैक्सिमम पे चले जाते हैं तो एम इफेक्ट पीछे रह जाता है। एग्जाम्पल आपके पास ये बेस्ट है। इसमें देखो, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे इसमें रेजोनेंस है एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें बोलते हैं नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। अगर कोई केवल इस फैक्टर के बेसिस पे जाएगा तो आप बोलोगे सेकंड शुड बी मोर स्टेबल। फिर आगे बढ़े तो बोला इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स हैं, वी कैन सी 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स, और 3 से ज्यादा आप C प्लस के साथ लगा भी नहीं सकते, यानी कि आई इफेक्ट मैक्सिमम है। इस पे क्या लग रहा है? उल्टा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी कम कर देता है। अगर मैं केवल इंडक्टिव पे आंसर डिसाइड करूं, माय आंसर शुड बी टर्शियरी कार्बोकेटायन। नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन, मैक्सिमम आपने देखो 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बना दिए यहाँ पर, इसके पास 0 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। अगर मैं केवल हाइपर कॉन्जुगेशन पे आंसर डिसाइड करूं, देन टर्शियरी कार्बोकेटायन। ये दो फैक्टर्स वीक तो है, लेकिन ये अपने मैक्स पर है। मैक्सिमम आपका जितना लिख सकता है, ये दो वीक फैक्टर मैक्स में, इसीलिए टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। ये सारी डिटेलिंग जो हमने यहाँ की है, तुम अपनी मर्जी से एग्जाम में नहीं करना, जो एग्जाम्पल पढ़ के जाना बस उसी पे लगाना, अदरवाइज रेजोनेंस शुड बी प्रिफर्ड। कॉपी कर लो इसको। सर वो फ्री रेडिकल के लिए आई इफेक्ट क्यों नहीं एप्लीकेबल है, बता सकते हैं? फ्री रेडिकल में क्या आई इफेक्ट सर? बिकॉज वो न्यूट्रल है ना। आई इफेक्ट क्या करेगा? डेल्टा प्लस करेगा या डेल्टा माइनस करेगा, उससे वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उतना इफेक्टिव आई नहीं है जितना रेजोनेंस होगा या हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज उसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कराते हो। ओके सर, गॉट इट। सर 3 IFF के नीचे क्या लिखा हुआ है? मैक्स 9 Maximum हाइपर कॉन्जुगेटिव। ओके। सर 3 इफेक्ट के नीचे क्या लिखा है मैक्स के बाद? आई इफेक्ट मैक्स के नीचे तो कुछ नहीं, 3 आई इफेक्ट ग्रुप्स है। मैक्स ग्रुप 9 ओ 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर।
Done? So wait. Just a No, minute. sir, wait. Wait, sir. so जो हमने बेंजीन वाला क्वेश्चन किया था उसमें आपने बोला था कि उसमें 9 अल्फा CH नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन जो था, बट इधर है। बेंजीन में तो 0 है ना, अल्फा है। जो CH2 प्लस है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन है उसके पास देखो कुछ H है क्या, और वो तो पहली बात तो sp3 नहीं है, क्योंकि जो अल्फा CH है वो sp3 होना चाहिए। नोट्स में आप चेक करिए। ओह यस। सर आपने नीचे मैक्सिमम 9 HC लिखा है। 9 हाइपर कंजुगेट, बिल्कुल। यस सर। सर टेबल भी लिखने का है ना? हाँ, टेबल तो सबसे पहले बनानी थी बेटा, ये टेबल बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि वो बाकी वॉइस लैग कर रहा है। Am I audible? Yes, sir. यस सर। हाँ। Any confusion? No, sir. नो सर। चल, सो ये हो गया आपका जो आपने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। नाउ यू राइट अनदर एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। Sir, can you repeat? सर एक मिनट वेट। Let me write stability of free radicals. Somebody said ये कॉपी कर लो, बताओ मुझे होता है तो। So we can proceed. Done? Yes, sir. Yes, sir, done. स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स में इसमें डिस्पर्जन से बेटर डीलोकलाइजेशन आप लिखेंगे। और मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, बड़ा आसानी से आप आंसर निकाल दोगे। वैसे मैंने टेबल दिया और आपको बोला भी है कि इसके क्वेश्चंस बड़े आसान होंगे। तो one is this odd electron, one is this, ये odd electron है, one is this, one is this, one is this। फटाफट आंसर बताइए। सर क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऊपर हेडिंग okay. डाला है ना। यस यस। हिंट टेबल यूज करिए, जो अभी टेबल बनाई आपने। तो सेकंड वाले में सी के वो ऑड इलेक्ट्रॉन्स है ना?
सी के उधर, हाँ सब में ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो एक बड़ा सा फिर जो निकाल देना सर। कहीं पर दिखा वो ऑड इलेक्ट्रॉन है। हाँ write your answer in chat box. Sir, we are not able to send the message. It's not showing on here. ओ ये तो होस्ट कोई और बन गया, उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको बोलो कि वो किसी और को को होस्ट बना दे और मुझे होस्ट वापस बनाए। जस्ट अ सेकंड सर। क्या? वो आपको भी को होस्ट बना सकता है। बिकॉज वो तो होस्ट बन गया, उसको को होस्ट बनाना है किसी को, मुझे होस्ट बनाए वो वापस। आयुष हाँ, आर यू सर। लिस्ट सर हो हो गया? गया। Yes. और किसी को तुमने को होस्ट बनाया है क्या? सर बन ही नहीं रहे, ऑप्शन नहीं आया। अरे मेरे पास भी नहीं आ रहा था। चलो कहीं नहीं, ऐसा ना हो तो- फैन क्लब वाला वापस आ जाए। सर होस्ट के ऊपर ही होगा, कोर्स के नीचे उधर ही होता है। इसमें बट दिख सर नहीं रहा ऑप्शन बेटा दिखाई नहीं रहा है। वो, और मुझे लगता है जूम वालों ने हटा दिया को होस्ट का ऑप्शन। सर ऐसा नहीं सर, हो हाँ, सकता है कि मीटिंग सेटिंग्स में आपने शायद इनेबल ना किया हो होस्ट बनाने का। परहैप्स हो सकता है, बिल्कुल सही तुमने बोला। वो भी बहुत दिनों से पहले सेटिंग सारी करके रखी थी, अब वैसा ही चल रहा है। चलिए कोई नहीं। somebody is asking something। आंसर आ गया सबसे? यस सर। गाइस डिस्कशन कर ले। यस सर यस सर। ये बताइए गिवन केसेस में से किस केस में रेजोनेंस हो रहा है? सर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस। केवल फर्स्ट केस। तो इसका मतलब है कि ये केस सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। बाकी सब में क्या चेक करेंगे? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करने के लिए इसको बॉक्स में डाल दो, सिंपल है। और अल्फा एच काउंट कर लो, सिंपल। आपका आंसर 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 4 5 स्ट्रेट आंसर है। कॉपी कर लो इसको। सर तो हाइपर कंजुगेशन कंपेयर करने के लिए बस अल्फा हाइड्रोजन ही कंपेयर करना है, और कोई फैक्टर है? नहीं नहीं, ये फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। नहीं सर, इन जनरल हाइपर कंजुगेशन के लिए। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा एच केवल। वही वही हम इंडक्टिव से नहीं करते बेटा, इंडक्टिव से नहीं करते। वो एक थोड़े बहुत केसेस ऐसे बनते हैं, वो आएंगे एक आध, लेकिन उसको कहीं लिखना नहीं है। नहीं तो क्या होगा, हर क्वेश्चन में तुम गलती से इंडक्टिव सोच लोगे। ओके। कॉपी कर लिया? एक नोट लिखिएगा इसमें, लिखिएगा विनाइल। ये नोट लिख लेते हैं, 2 नोट है इसमें एक्चुअली। और ये इसको आप एक्सेप्शनल बिहेवियर करके या जैसा भी लिखना चाहो, बट इसको आप कहीं जनरलाइज वे में मत सोचना। विनाइल हो गया, इथाइनिल इसको बोलते हैं, इथाइनिल। फिनाइल C6H5 फ्री रेडिकल, फिनाइल ट्राइक्लोरो मिथाइल रेडिकल, ये Cl3 है केवल, Cl3C ट्राइक्लोरो मिथाइल रेडिकल। और इसी तरह से ट्राई फ्लोरो मिथाइल रेडिकल,
these are all are less stable. अब कंपैरिजन होता है तो लेस स्टेबल देन एल्काइल रेडिकल. So आपने C6H5 लिखा है C6H5 है, उसके ऊपर रेडिकल है. सर आप सारे नाम एक और बार बता दो. मैंने पहला वाला बोला है विनाइल, फिर दूसरा वाला है इथाइनिल, तीसरा है फिनाइल, फिर ट्राइक्लोरोमिथाइल रेडिकल और ट्राइफ्लोरोमिथाइल रेडिकल. सर वो लेस स्टेबल देन अल्काइल रेडिकल लिखा है. लेस स्टेबल देन एल्काइल रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल. हैव यू रिटन दिस नोट? यस. नेक्स्ट लिखिएगा. रेडिकल नेक्स्ट टू कार्बोनिल. व्हाट इज कार्बोनिल? ये सामने लिखा हुआ है. नाइट्राइल. व्हाट इज नाइट्राइल? ब्रैकेट में डाल दिया मैंने इधर. और ईथर फंक्शनल ग्रुप. I repeat, radical next to carbonyl, that is C double bond O, nitrile, that is CN, or ether functional group, or centered to carbonyl carbon. मैं सारे एग्जाम्पल अभी दूंगा. Centered to carbonyl carbon. Centered to carbonyl carbon are even more stable than alkyl radical. More stable than alkyl radical. सर आपने ईथर का स्ट्रक्चर क्या बनाया है? एक मिनट, मेरे को कंप्लीट करने दो. ईथर फंक्शनल ग्रुप लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2. मान लो ये रेडिकल दिया हुआ है. एक्सेप्शनल बिहेवियर है सब इनका. एक एग्जांपल CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन CN, ये हो गया. एक एग्जांपल CH3O CH2 रेडिकल. एक एग्जांपल जिसमें सेंटर्ड ऑन कार्बोनिल कार्बन, वो ये है. ये सब एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल है एल्काइल रेडिकल के कंपैरिजन में. और इसका एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से आता है, जो सिलेबस में एडवांस लेवल की नहीं है. बिकॉज एमओटी जो आप पढ़ते हो वो है होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, जबकि ये एडवांस लेवल की है. इसको इसी तरह से बस एक्सेप्शनल बिहेवियर करके नोट करके लिख लीजिए. ये भी कॉपी कर लो आप. सर अभी आप डाउट्स दोगे? हाँ, इसके बाद में डाउट्स. Any confusion? नो सर. चल, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस वो बच्चे बुकलेट निकाल लें और दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5. So लास्ट वाले एग्जांपल पे ऑड इलेक्ट्रॉन है. सब में ऑड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा. फ्री रेडिकल पढ़ रहे हो. Specifically, yes, sir, yes, sir. I was just asking that is that an odd electron? सर आपने अभी एक्सरसाइज 5 के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया? एक्सरसाइज 5 के लिए मैंने बोला कि यू कैन आस्क डाउट. ओके सर, चैट पे लिख दे सर सारे क्वेश्चन. हाँ ठीक है, जो डाउट्स तुम्हारे में.
चैट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वीराज ने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। मुझे कोई पर्सनल मैसेज नहीं करे बेटा, मेरे मोबाइल पे अगर व्हाट्सएप आता है तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। आप चैट बॉक्स में लिखे या फिर ग्रुप में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर गलत है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए। आप आंसर देख लो, अगर आपको ए आया था देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर तुमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने शायद क्लास में ऑलमोस्ट डिस्कस किया था। इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर यू देयर? यस सर। पूछा किसने? पृथ्वीराज, आर यू देयर? जी सर, जी सर। हाँ, ओके। तो इसमें कहता है कि कौन सी रिएक्शन आपको देखना है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो रिएक्टेंट का जो एसिड है दैट यू हैव टू कंपेयर with the product acid. If you want reaction in the forward direction, then the reactant acid should be stronger. इसमें लिखा है CO2 and H2O ना, इसका मतलब होता है H2CO3। मैंने आपको एक ऑर्डर याद रखने को बोला था जिसमें बोला था सल्फोनिक एसिड greater than carboxylic, can you recall? Greater than H2CO3, greater than HCO3 minus, greater than phenol, greater than CS3OH, greater than water, greater than ROH। ऐसा करके मैंने आपको बड़ा सा ऑर्डर दिया है। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, greater than NH3, greater than alkene, greater than alkane, ये पूरा ऑर्डर दिया हुआ। अब आप चेक करो H2CO3 और PHOH, which one is more acidic? पृथ्वीराज बोलो। सर H2CO3। H2CO3, इसका मतलब है कि रिएक्शन पॉसिबल फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखो, बी ऑप्शन में रिएक्टेंट में टर्मिनल एल्काइन है, उसका रिएक्शन NaOH के साथ हुआ तो एक तो सॉल्ट बन रहा है और उसके साथ आपको H2O निकलेगा जो दिया नहीं है, बिकॉज OH व्हेन टेक्स H गिव्स H2O। तो बताइए रिएक्टेंट का एसिड और वाटर कौन है ज्यादा एसिडिक? वाटर। वाटर। तो बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? नो सर, नहीं जाएगा, है ना। देखो कितनी आसानी से आप आंसर्स निकाल लो। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है, याद रखने की चीजें थोड़ी बहुत रखनी है ना। और मैंने आपको बहुत सारा लिखा है एसिड बेस, बिलीव मी। एक भी क्वेश्चन चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन एडवांस्ड एग्जाम में आ जाए आपका गलत नहीं होगा। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है एसिड बेस से रिलेटेड। अभी जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 दिया हुआ है और यहाँ पर H2O दिया है। तो यहाँ पर H कनेक्टेड टू कार्बन है, H कनेक्टेड टू कार्बन पीछे की साइड आती है और ये H कनेक्टेड टू O है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी प्रोडक्ट का एसिड ही ज्यादा एसिडिक हो गया, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। अब डी वाले ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो रिएक्टेंट का जो एसिड है उसमें H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन है और जबकि प्रोडक्ट का एसिड एल्केन है। तो अगर मैं रफ मैनर में भी जाऊं तो अमोनिया एल्केन से ज्यादा एसिडिक है, कैन यू सी। इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सर आपने सी वाले में क्या बताया था? सी वाले में मैंने वैसे तो मैंने सबका पीके लिखाया हुआ है, आप जाकर देखो एसीटोन का पीके कुछ 20 के आसपास लिखाया होगा, वाटर का पीके 15 के आसपास लिखाया है। दैट मींस वाटर इज मोर एसिड। मैंने बहुत सारा डेटा आपको दिया हुआ है, बट याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली H कनेक्टेड टू कार्बन लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू H कनेक्टेड टू ऑक्सीजन।
ये केवल एक आधी केस ऐसे बनते हैं जिसमें एक्टिव मिथाइलिन वगैरह आता है, बाकी सब में लेस एसिडिक होते हैं। ओके सर। और सर 7th वाले में सर आपने ए किस लिए बोला सर? इसमें बेटा सर 7th वाले सर 7th में ए आंसर है ना, OH माइनस, ये ऑर्डर देखो, H2O का OH माइनस आएगा। अगर H2O किसी से कम एसिडिक है तो OH माइनस ज्यादा बेसिक हो जाएगा ना कॉन्जुगेट। यस सर, कॉन्जुगेट यस। डन। अभी तुमने कौन सा डाउट पूछा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम मैनर में जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, somebody is asking those who have not attempted questions, अगर वो चाहें तो बैठे, नहीं तो दे कैन लीव, है ना। आप अटेम्प्ट कर लो जाकर के क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली इसी तरह का है। आप एक बार नजर मारो बेटा, पहले वाले ऑप्शन में देखो, ए वाला ऑप्शन देखोगे तो H कनेक्टेड टू कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में जाओगे तो H कनेक्टेड टू कार्बन है, लेकिन आप देखोगे तो रिएक्टेंट वाले में जब कॉन्जुगेट बनाओगे तो दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। प्रोडक्ट का एल्केन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए रिएक्टेंट का एसिड ए ऑप्शन में ज्यादा एसिडिक है, तो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका डी ऑप्शन क्लियरली आंसर हो जाएगा, बिकॉज जो फिनॉल है और H2CO3 है, फिनॉल और H2CO3 में फिनॉल लेस एसिडिक होता है। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है जब आप उसको जैसे ऐसा या तो 2 NO2 लगा दो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, या फिर 3 NO2 पिक्रिक एसिड बना दो, 3 NO2 लगा दो आप ऑर्थो पैरा पे, तो उसका फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब जाकर वो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होगा, वरना नॉर्मल फिनॉल्स जो होते हैं वो पीछे की साइड रहते हैं। सर वो आप ऑर्डर एक और बार पूरा बता सकते हो, उसका फोटो दे सकते हो? मैंने नोट्स में दिया है आपको बेटा, सल्फोनिक एसिड कार्बन, आई गेव द नोट। किसी बच्चे से बोलोगे तुम्हारे पास नहीं होगा तो क्लिक करके डाल देगा पिक्चर, ठीक है। सल्फोनिक एसिड है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन H2CO3 है, देन HCO3 माइनस, फिनॉल है, मिथेनॉल है। मैं बोलता हूँ आप अपना ऑर्डर खुद तैयार करो, एक आध अपनी मर्जी से भी फिट कर सकते हो ना, मैंने बहुत सारे पीके दिया है, क्योंकि गैप रखोगे, कुछ एक्स्ट्रा याद हुआ तो उसी में फिट कर दो। Then somebody is asking question number, पृथ्वी बेटा तुम्हारा कुछ और बाकी है क्या क्वेश्चन? नहीं सर, बाकी की हो गई। हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 11th वाला बचा है। अच्छा हाँ, किसी ने, तुमने और किसी और ने भी 11th पूछा हुआ है। बाकी बच्चे जा सकते, कोई ऐसा नहीं है, बार बार जो पूछ रहे हो मुझसे कोई इश्यू नहीं है, यू कैन लीव। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, तुम्हारा यहाँ पर एसिडिक H कहता है, ये बताइए अगर इसकी रिएक्शन NaNH2 से होती है तो NH2 माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट H, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में अमोनिया निकलेगा। क्या आप समझ पा रहे हो? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये या फिर ये? सर पहला वाला। पहला वाला, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ये PH3CH इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, ऐसा कोई ऑप्शन है? सर डी वाला। डी वाला है, बी वाला है, सी वाला है, ध्यान से देखो। हाँ सर। सी वाला। क्लियर है? इसका मतलब है अभी आगे और जाना है। अब आगे ही जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा PH3CNA ये माइनस प्लस, और ये रिएक्शन करता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, और प्रोडक्ट क्या बनाता है? PH3CH प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CNA। इधर ये एसिड है, इधर ये एसिड है। If somebody says कि reaction goes in the forward direction, then which one will be more acidic? टर्मिनल एल्काइन और PH3CH? कोई टर्मिनल एल्काइन। तो बताओ किस ऑप्शन में टर्मिनल एल्काइन जो है वो PH3CH से ज्यादा एसिडिक और ये अमोनिया से ज्यादा एसिडिक, ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा है?
सर बी और सी में कंपटीशन हो गया। बी और सी में कंपटीशन, इसका मतलब फिर आगे बढ़ो, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिया हुआ है HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसका रिएक्शन वाटर के साथ, और प्रोडक्ट में क्या बनाता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH एंड NaOH। इधर ये एसिड है, इधर वाटर। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाता है तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, वाटर की टर्मिनल एल्काइन? वाटर। 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 ऑप्शन इसका मतलब वाटर पहले डाल दो। एंड बिलीव मी, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी अगर तुमको ये ऑर्डर आता है। वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक, टर्मिनल एल्काइन, अमोनिया, सब ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्लियर है? ये भी हो गया। यस सर। और बताओ, किसी और का कोई और डाउट है इधर? ऑर्डर में PH3CH को फिट करना हो तो किधर करेंगे? वो आ तो गया बेटा, तुम फिट कर लो। ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तुमको, इससे कुछ कंक्लूजन निकालो। तुमने जो ऑर्डर ये याद किया उसमें फिट कर लो कोई कहीं ना कहीं। ओके सर। तो और बोलो। PH में जो PH ग्रुप होगा वो -I दिखाएगा ना? -I दिखाता है, फिर रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेटा। विड्रॉ ही करेगा, +M नहीं दिखाएगा? +M क्यों दिखाएगा? सामने माइनस चार्ज है तो माइनस को विड्रॉ करता है वो। हाँ सर, हाँ सर। सर पार्ट बी में 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता दो। पार्ट बी में 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर गलत है। सॉरी, क्वेश्चन आप देख लो, मेरे ख्याल से 7th में काफी एरर है। ये आपने नोटबुक में दिया है सर, और जो मैंने नोटबुक में दिया है ना वो करेक्ट है, बिल्कुल उसी को सही मानना है। तुम्हारा अगर कुछ भी चेंज किया होगा इसमें तो वो गलत हो जाएगा। एक तो इसका बी ऑप्शन में तुमको ये लिखना है, मेरे ख्याल से अगर ये दिया हुआ है तो वेरी गुड, नहीं तो मेरे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन में एरर है। एसिडिक इसने ये दिया है क्या तुम्हारे उसमें बी ऑप्शन में? नहीं सर, उल्टा दिया। उल्टा दिया तो चेंज कर लो। इसी तरह से सी वाले ऑप्शन को भी चेंज कर लो। अगर सी वाले ऑप्शन में एफ वाला बड़ा दिया है तो Cl वाले को बड़ा कर दो। ठीक है, और ये पूरा मैंने ऑर्थो इफेक्ट्स एक्सप्लेन किया है। और बताइए। सर फर्स्ट वाला का एक बार एक्सप्लेनेशन बता दो। ऑर्थो इफेक्ट बेटा, कोई उसका एक्सप्लेनेशन वैसा नहीं है। ये दिया हुआ है दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, उसका आंसर है ऑर्थो इफेक्ट। प्लस Cl का विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, वो ज्यादा होता है F के कंपैरिजन में। इसका नेट इफेक्ट चेक किया जाता है। आपको डेटा मैंने फिनॉल वाला दिया था, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, चेक करो तो उसका विड्रॉइंग इफेक्ट भी ज्यादा है, इसका साइज भी बड़ा है, इसका ऑर्थो इफेक्ट भी ज्यादा लग रहा है स्टेटिकली इसके कंपैरिजन में, और इसका विड्रॉइंग पावर भी ज्यादा है, ये ज्यादा एसिडिक है। ओके सर। और बोलिए, और किसी का डाउट है? 5th में 1 और 4 में कैसे कंपेयर करेंगे? फिफ्थ मतलब पार्ट बी का फिफ्थ। हाँ सर। 1 और 4। 1 और 4 में आप देखो NO2 ग्रुप लगा हुआ है ना। NO2 group is a withdrawing group that will increase the acidic strength. सर पर 2 मिथाइल भी है ना? और मिथाइल बेकार है सर। क्यों सर? NO2 बहुत पावरफुल विथड्रॉइंग ग्रुप है, मिथाइल की कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। तो वो SIR इफेक्ट के कारण बाहर भी जाए ना लेना से। नहीं, वो इसमें नहीं जाता बेटा, ये OH का कोई लेना देना। वो जहां पर पढ़ाया गया SIR, बट उतने ही एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अपनी मर्जी से कहीं भी SIR नहीं लगा देना है, वो लिमिटेड एग्जाम्पल्स है। तो मिथाइल की कंपैरिजन में NO2 बहुत स्ट्रांग है। यस, मिथाइल का बहुत ही कम इफेक्ट होता है। ओके सर। मैं जितने भी मैंने एक्सेप्शनल बिहेवियर स्पेशल एग्जांपल्स कराए ना, जहां पर कराए वहीं पर उसको यूज करना है। मतलब इट्स लाइक कि कोई सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में चलता है लोकल में, और 4 लोग बैठते हैं एक बेंच पे, वो फर्स्ट क्लास में जाएगा तो पिट जाएगा, ऐसा बोलेगा। तो जहां पर दिख कराएगा बस उतना ही, उसके अलावा नॉर्मल सिनेरियो जितना जो रूल में है बस उतना ही फॉलो करना है। और बताइए, और किसी को डाउट है?
जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो प्लीज अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में एरर है, वो डिस्कशन करते हैं तो पता चलता है। 6 क्वेश्चन गड़बड़ है, उसका आंसर चेंज कर लेना, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 कर देना। 6 क्वेश्चन जो है 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 है, मेल्ड्रम एसिड है वो। इस तरह आप अटेम्प्ट करके रखिएगा 5th में, जो एक्सरसाइज 5 है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है, बट कंटिन्यू करेंगे जो एप्लीकेशन वाला पार्ट। बता बड़ा, और किसी को डाउट एक्सरसाइज 5 में? पृथ्वी बेटा, तुम्हारे सारे डाउट्स हो गए या आप चले गए? चलिए वो तो चला गया। चलिए कोई नहीं, फिर आप लोग भी जाइए और इसको अटेम्प्ट करके रखिएगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो अपना लेक्चर का पार्ट है। थैंक यू सर। ओके।